सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पुनः पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। केवल यूपी टीजीटी की तैयारी हम करा रहे थे, जिसमें 2 पुस्तकें शेष रह गई हैं, मेघदूतम और शिवराज विजयम। बाकी सारी पुस्तकें पढ़ा दी गई हैं, टेस्ट सीरीज करा दी गई है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, आप लोग देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। आज हम लोग सरल टॉपिक के साथ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मेघ मार्ग में आने वाले स्थल। इसको आप लोगों ने कई तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन आज हमारे तरीके से पढ़ के देखें। बिल्कुल कहानी टाइप का है। पूर्व मेघ का आपको सारांश भी पता चल जाएगा और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं ये भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यक्ष कहते हैं, हे भाई संतप्तों के तुम ही एकमात्र सहारे हो। कौन? बादल से बात कर रहे हैं ना यक्ष, मेघ से। तो मेघ के लिए ये हे भाई कहा है यक्ष ने। तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना है। मेघ किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करेंगे? उत्तर दिशा की ओर। ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। यही सब बिंदु प्रश्न का निर्माण करते हैं। वहाँ अलकापुरी में जाकर एक छोटा सा संदेश मेरी प्रिया को पहुँचा देना है। ऐसा यक्ष कह रहे हैं मेघ से। देखो कैसी मंद मंद पवन चल रही है। चातक पक्षी तुम्हारी बाईं ओर होकर बोल रहा। चातक पक्षी मेघ के किस ओर होकर बोल रहा है? बाईं ओर होकर बोल रहा है। और इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो इस तरह अगर कहानी टाइप भी जान लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न फंसने की संभावना है। बगुलियों की यहाँ पे होगा। बगुलियों की पंक्तियाँ आकाश में उड़ रही हैं और साथ ही बाम्बी से यह इंद्रधनुष भी प्रकट हो गया है। यानी कि इतनी सिचुएशन दिखाई दे रही हैं। अब मेघ को संदेश लेकर जाना है। ये सब तुम्हारी यात्रा के लिए शुभ शकुन है। यात्रा का शुभ शकुन क्या है? ये इंद्रधनुष का प्रकट होना, बगुलियों की पंक्तियाँ, चातक पक्षी का बाईं ओर बोलना, ये सारी बातें क्रम से याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न निर्माण तो किसी भी प्रकार से किया जा सकता है आयोग के द्वारा। इसके बाद है, किंतु मैं संदेश कहूँ और तुम प्रस्थित हो, इससे पूर्व मैं तुम्हें मार्ग बता देना चाहता हूँ। यहाँ तक यक्ष कहते हैं। ग्रामीण युवतियों की भोली भाली आनंद भरी आँखों से पिए जाते हुए तुम माल को पार करके आम्रकूट पहुँचना। पहले माल प्रदेश आएगा। देखिए यहाँ से भी प्रश्न का निर्माण होता है। माल प्रदेश पहले आएगा, अब उसके बाद माल को पार करके आम्रकूट जाना है। सेकंड नंबर पे आम्रकूट रहेगा। वहाँ से कुछ परे तुम्हें विंध्याचल की उन्नावनत तलहटी में विभिन्न धाराएं बनाकर बहती हुई रेवा नदी मिलेगी। यानी कि ऊंची नीची भूमि से युक्त तलहटी वाली कई धाराओं में बहती हुई रेवा नदी अर्थात नर्मदा नदी मिलेगी। वैसे इतना सरल प्रश्न अब नहीं पूछा जाता कि रेवा नदी का अन्य नाम क्या है या नर्मदा नदी का अन्य नाम क्या है, लेकिन कभी ये वाला प्रश्न बनता था। वहाँ से तुम दशाण देश को जाना, जहाँ जामुन के वन पके हुए फलों से काले बने होंगे। तो रेवा नदी के बाद मेघ कहाँ पे जाएंगे? ये दशाण देश को जाएंगे। और वहाँ की विशेषता क्या है? जामुन के पके हुए जामुन के वन खूब सारे मिलेंगे। ये विशेषता है दशाण की। अगला है उसकी राजधानी विदिशा में प्रवेश करके तुम प्रिया के भ्रूभंग युक्त मुख की तरह चंचल तरंगों वाली वेत्रवती का जल पीना। उसकी राजधानी में। किसकी राजधानी में? दशाण की राजधानी क्या बताई गई? विदिशा।
में प्रवेश करके तुम प्रिया के भ्रूभंग युक्त मुख की तरह चंचल तरंगों वाली वेत्रवती का जल पीना। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है कि चंचल तरंगों वाली भूभृंग युक्त मुख से तुलना किसकी की गई है? तो वहाँ की विदिशा की जो नायिकाएं हैं उनसे वेत्रवती की समानता बतलाई गई है। तो वेत्रवती का जल पीना और नीच नाम वाले पर्वत पर विश्राम लेना, यानी कि वेत्रवती के बाद नीच पर्वत आएगा, ये याद रखना है। वहाँ से चलकर यद्यप तुम्हारे लिए मार्ग कुछ टेढ़ा पड़ेगा तो भी उज्जैनी जाए बिना ना रहना। यहाँ पे एक श्लोक आता है, वक्रः पंथः यद्यपि, इस प्रकार से है। तो मार्ग टेढ़ा पड़ेगा फिर भी उज्जैनी जाए बिना न रहना। वेत्रवती पहले मिलेगी, फिर नीच पर्वत मिलेगा, वहाँ विश्राम करना है मेघ को, उसके बाद कहाँ जाना है? मार्ग कुछ टेढ़ा पड़ेगा, वहाँ से होकर उज्जैनी जाना है। उज्जैनी अवश्य जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वह ऐसी सुंदर नगरी है मानो स्वर्ग की ही एक टुकड़ी भू पर लाई गई हो। यदि वहाँ अटारियों में रहने वाली ललनाओं की बिजली की चमक से भीत एवं चंचल चितवनों का स्वाद नहीं लोगे तो तुम्हारी आँखें एक महान लाभ से वंचित ही रहेंगी। अगर सारी कहानी याद रखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हम यहाँ से कर पाएंगे। अतः निर्वंध्या को पार करके, अब इसके बाद निर्वंध्या भी एक नदी है, निर्विंध्या ऐसे रा उड़ेगा। निर्विंध्या को पार करके तुम अवंती देश में प्रविष्ट होना। पहले निर्वंध्या मिलेगी नदी, उसके बाद अवंती देश मिलेगा, वहाँ प्रविष्ट होना। फिर तुम उज्जैनी पहुँच जाओगे। जाना उज्जैनी है, लेकिन उससे पहले क्या क्या मिलेगा वो बता रहे हैं कि निर्विंध्या मिलेगी, उस नदी को पार करके अवंती देश में प्रविष्ट होना, उसके बाद तुम आगे उज्जैनी पहुँच जाओगे। अब उज्जैनी की विशेषता क्या है? वहाँ की ललनाओं की तो विशेषता बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए, वहाँ बाजार में विक्रयार्थ सजा कर रखे हुए हीरे, पन्ने, मोती आदि, यहाँ पे होगा आदि के ढेर देखकर तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो समुद्र में अब पानी के अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं। यानी कि जो उज्जैनी के बाजार हैं वहाँ इतने हीरा, पन्ना, मोती, माणिक के बाजार में रखे हुए हैं, ऐसा लगता समुद्र से सब निकाल लिए गए हों, अब सिर्फ समुद्र में पानी बचा है। ये उज्जैनी के बाजारों की विशेषता है। पास ही में महाकाल शिव का मंदिर है। कालिदास जी का मेघ को उज्जैनी भेजने का सिर्फ एक ही कारण रहा होगा, महाकाल मंदिर में मेघ को पहुंचाना। वहां तुम शिव जी की सायंकालीन पूजा के समय जाना, और करना क्या है जाके, जिससे कि गरज कर तुम नगाड़े का काम दे सको। सायंकालीन पूजा में जब बादल जाएगा, वहाँ गरजेगा तो नगाड़े का काम दे सकेगा। वहाँ रात, वहाँ यहाँ पे होगा वहाँ रात उज्जैनी में बिताकर, उज्जैनी में रात रुकनी है। ये भी याद रखना, मेघ कहाँ पे रात रुकेगा? उज्जैनी में। प्रातः फिर चल पड़ना और गंभीरा को पार करके देवगिरी को जाना। पहले गंभीरा आएगी, गंभीरा भी एक नदी है, उसको पार करके गंभीरा के बाद देवगिरी मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। ये यहाँ पे
वहाँ स्कंद रहते हैं। कौन? स्कंद रहते हैं। पुष्प मेघ बनकर उन पर फूलों की वर्षा करना। किसके ऊपर? स्कंद के ऊपर। तदनंतर तुम चर्मणवती नदी प्राप्त करोगे। अब गंभीरा के बाद स्कंद मिलेंगे, स्कंद देव, उसके बाद चर्मणवती नदी मिलेगी, उससे परे दसपुर आएगा। यानी कि चर्मणवती नदी के बाद, चर्मणवती यानी चंबल नदी, चर्मणवती नदी के बाद दसपुर आएगा। दसपुर को कहीं कहीं दसोर भी लिखा मिलता है, जहाँ की स्त्रियाँ अपने सौंदर्य के लिए प्रख्यात हैं। यहाँ की स्त्रियाँ बड़ी सुंदर होती हैं। कहाँ की? दसपुर की। वहाँ से तुम कुरुक्षेत्र पहुँचोगे। कहाँ से? दसपुर से कुरुक्षेत्र पहुँचना है बादल को, जहाँ अर्जुन ने क्षत्रियों के ऊपर इस तरह बाण बरसाए थे जिस तरह तुम कमलों पर बौछार बरसाते हो। यहाँ पे बढ़िया सी उपमा दी गई है। बारिश की बूंदों की उपमा अर्जुन के द्वारा चलाए गए बाणों से दी गई है। वहाँ सरस्वती का जल पीना और आगे कनखल चले जाना। कहाँ सरस्वती का जल पीना है? कुरुक्षेत्र जाना है। उसके बाद वहाँ पे सरस्वती नदी मिलेगी, वहाँ जल पीना है। और सरस्वती नदी के बाद ये कनखल मिलेगा। ये सारे सरस्वती नदी कहाँ मिलेगी, कुरुक्षेत्र कहाँ पे, कैसे है, ये सारी इन बिंदुओं से प्रश्न बनेंगे। वहाँ परम पावनी गंगा मैदान में बहने के लिए हिमालय से उतरती हैं। उसका भी जल पीकर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम हिमालय पहुँच जाओगे। यहाँ देवदारू वृक्षों के घने वन मिलेंगे। वहीं कस्तूरी मृगों की सुगंध आती रहेगी। और कहीं सरभ तुम्हारी गर्जना सुनकर तुमसे टक्कर लेने के लिए आकाश में उछलेंगे। कहाँ? जहाँ देवदारू के वृक्ष मिलेंगे, जहाँ हिमालय है, वहाँ की बात हो रही है। वहाँ सरभ में भी मिलेंगे। सरभ एक विशेष प्रकार का पशु माना गया है इसमें मेघदूतम में, जिसके 6 टांगें होती हैं। और वास्तविक समय में इस प्रकार का कोई भी जानवर नहीं है। वहाँ तुम्हें मीठे स्वर से गाती हुई किन्नरियाँ भी दिखाई देंगी। वायु से भरे हुए बांस अपनी बांसुरी बजा रहे होंगे तो तुम भी गरज कर मृदंग का काम करना। इस तरह हिमालय की सब विशेषताओं को देखते देखते चलो। तब विश्राम लेने के लिए तुम उसकी किसी चोटी पर बैठ जाना। यानी हिमालय पर भी मेघ विश्राम करेगा, हिमालय पर भी विश्राम करेगा। अब देखिए तीसरी बार मेघ विश्राम करेगा। इसके पहले स्टोरी में 2 जगह विश्राम वाली बात बता चुके हैं। फिर वहाँ से उत्तर, हिमालय पर विश्राम करने के बाद किस दिशा में जाना? उत्तर दिशा में। उत्तर की ओर चलकर क्रौंच रंध्र से तुम कैलाश पहुँच जाओगे। हिमालय, फिर क्रौंच रंध्र, उसके बाद कैलाश। जहाँ शिव जी रहते हैं उस पर्वत की गोद में बसी हुई अलकापुरी को तुम उसके ऊंचे ऊंचे प्रासादों से तत्काल पहचान लोगे। ये पूर्व मेघ में मेघ को जो संदेश देने के लिए जिस प्रकार मार्ग का वर्णन किया गया है उसको हमने शॉर्टकट में आपके सामने रखा है। और इसमें वो सभी क्षेत्र और स्थान, पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सब आई हुई हैं। तो आप लोग इसे 1-2 बार सुन लें, काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मेघदूतम व्याकरणात्मक टिप्पणी तथा प्रश्नोत्तरी। हम 1-2 श्लोक की व्याकरण बताएंगे और उसी की प्रश्नोत्तरी भी कराएंगे।
और मुख्य मुख्य बातें ही व्याकरण में होंगी, व्याकरणात्मक टिप्पणी में। सारी चीज़ें नहीं कराएंगे क्योंकि अब इतना समय नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ लिया जाए। चलिए देखते हैं। पहला श्लोक है और ये मेघदूतम का मंगलाचरण है, ये सब लोग जानते हो। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो ये मंगलाचरण है और मंगलाचरण के एक एक शब्द की व्याकरण आनी चाहिए, क्योंकि टीजीटी में जितने ग्रंथ लगे हैं सभी के मंगलाचरण से 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ये तो एकदम आउट प्रश्न है, समझ लीजिए, पूछे ही जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, इसमें रह गया ये, यहाँ से हम लोग व्याकरण देखते हैं। देखिए, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, यहाँ प्रमाद अर्थ में जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ये यहाँ पे उपसंख्यानम होगा, से पंचमी का प्रयोग हुआ है। स्वाधिकारात् में पंचमी है ना, तो पंचमी किस सूत्र से है, किससे है, इससे। ये यहाँ जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम से पंचमी हुई है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। कांता विरह गुरुड़ा, ये बड़ा बढ़िया शब्द है और इस पे अब भी कोर्ट मैटर चल रहा। देखिए, मंगलाचरण का ये शब्द है और इस प्रकार से पूछ लिया गया था कि बहुत से बच्चों का प्रश्न गलत हुआ था, क्योंकि प्रश्न ही नहीं समझ में आया था कि कौन सा क्या पूछा जा रहा। कांता विरह गुरुड़ा में पूछा गया था कितने पदों में समास है ना। तो देखिए, कांतायाः षष्ठी तत्पुरुष, कांतायाः विरहेण, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष और गुरुड़ा। कांतायाः विरहेण यहाँ से षष्ठी तत्पुरुष और कांता विरहेण गुरुड़ा यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष भोगेण, वर्षम भोगेन, ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ष भोगेण, हाँ, यहाँ पे ये जो आया है वर्ष भोगेण, वर्षम भोगेन, यहाँ ड़ा को ना हो गया है। ये क्यों हुआ है ये भी देखिए आगे लिखा है। यहाँ कालाध्वनो अत्यंत संयोगे से द्वितीया हुआ है। वर्षम में द्वितीया किस सूत्र से, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे से वर्षम में द्वितीया हुई है। तथा कुमत चा से नाकोड़त्व हुआ है। ये जो भोगेण काड़ा है ये यहाँ भोगेन में ना हो गया है कुमत चा से, और वर्षम में द्वितीया हो गई है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे से। जनक तनया स्नान, जनक तनया या स्नानैः पुण्यानि उदकानि, ये यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अस्तंगमित महिमा, अस्तम एक अव्यय है, यहाँ पर अस्तम एक अव्यय है। गमितो महिमा यस्य, जिसकी महिमा चली गई है या समाप्त हो गई है वह, बहुव्रीहि समास। गमित में गम धातु है, भ्वादिगणी है। स्निग्ध छाया प्रधाना तरवः, छाया तरवः, यहाँ पर मध्य पदलोपी कर्मधारय समास है। स्निग्ध छाया प्रधाना, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता मिस्टेक है,
स्निग्ध छाया, हाँ ये स्निग्ध छाया पद है। छाया प्रधाना तरवः, ये इतना इसका विग्रह बनेगा। स्निग्ध छाया, छाया प्रधाना तरवः, छाया तरवः, मध्य पद लोपी कर्मधारे। स्निग्धाः छाया तरवः येषु बहुव्रीहि समास भी बन सकता है जब इस प्रकार से विग्रह करेंगे। किस प्रकार से? स्निग्धाः छाया तरवः येषु बहुव्रीहि। देखिए अगर दो तरह से समास दिया है तो हमें वह भी जान लेना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे ढंग से पूछ लिया जाता है या दोनों ऑप्शन में रख दिए जाते हैं, तो उस समय सोचना पड़ता है क्या होगा। दक्षिणावर्तनाथ छाया तरु का विग्रह छाया प्रचुरास तरवः करते हैं। देखिए दक्षिणावर्तनाथ छाया तरु का विग्रह छाया प्रचुरास तरवः करते हैं, ये भी बातें जान लेना आवश्यक है। रामगिर्याश्रमेषु, राम गिरेराश्रमेषु षष्ठी तत्पुरुष, ये तो सरल है। चक्रे, क्री तनादिगणी और ये उभयपदी है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो ये थी व्याकरण। अभी कुछ और शेष है, देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा ये, हाँ यहाँ से, अच्छा इसको इधर कर लिया जाए क्यों। स्निग्ध, स्निग्ध पद का अर्थ मल्लिनाथ सांद्र यानी कि घना लगाते हैं। यानी कि ये भी पूछा जाता है कि जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसमें जो टीकाकारों ने शब्दों के अर्थ बताए हैं, तो पूछ लिया जाता है कि मल्लिनाथ ने इस शब्द का क्या अर्थ माना है या वल्लभ ने इस शब्द का क्या अर्थ माना है, तो इनके अनुसार भी जानना आवश्यक है। रामगिरी, जो रामगिरी पर्वत आया है, तो वल्लभ और मल्लिनाथ रामगिरी से चित्रकूट पर्वत लेते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि रामगिरी पर्वत को जो मंगलाचरण में प्रयुक्त हुआ है, मल्लिनाथ क्या मानते हैं, वल्लभ क्या मानते हैं, चित्रकूट पर्वत मानते हैं। ये दोनों लोग मल्लिनाथ और वल्लभ टीकाकार हैं, जबकि विल्सन महोदय, ये पाश्चात्य हैं, विल्सन महोदय के विचार में यह पर्वत रामटेक ही है, जो नागपुर के पास उत्तर की ओर है। आधुनिक पुरातत्व अनुसंधान के अनुसार रामगढ़ का मध्य प्रांत में स्थित रामगढ़ से अभिप्राय है, क्योंकि यह आम्रकूट या अमरकंटक के बिल्कुल समीप में है, जिससे नर्मदा नदी निकलती है। किससे? अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ये आधुनिक पुरातत्व अनुसंधान मानता है, ये जो रामगिरी पर्वत है वह रामगढ़ के मध्य प्रांत में स्थित रामगढ़ है, क्योंकि यहाँ आम्रकूट या अमरकंटक के बिल्कुल समीप में है और इसी से नर्मदा नदी निकलती है। कवि ने आम्रकूट और नर्मदा इन दोनों का आगे उल्लेख भी किया है। ये कुछ विशेष बातें थी मंगलाचरण की। आगे हम इसी तरह एक एक दो दो श्लोकों की व्याकरणात्मक टिप्पणी और उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी करवाएंगे। आज का पाठ कैसा लगा हमें आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। आज यहीं तक, धन्यवाद।